हिंदुत्ववादी मुद्दा ज्यादा बड़ा है या विकास ज्यादा बड़ा है? पहले क्या देश की स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि ताला तो हमने खुलवाया था। राहुल गांधी की कोई एक चीज अच्छी लगती है आपको? कुछ भी नहीं। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आपको फिर यहाँ से वहाँ जाना चाहिए था, नेपाल जाना चाहिए था, उधर पाकिस्तान जाना चाहिए था। अगर आप भारत जोड़ रहे हो, अखंड भारत वैसे कहाँ तक था, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। जो पूरा तो मुझे भी नहीं पता। पीओके वाले बयान आते हैं तो ये सब पूरा इधर इंडिया में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल आएगा। आप देख लीजिए आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, थोड़े टाइम बाद वो भी इधर आ जाएगा। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चीन भी आ जाएगा क्या? नहीं, चीन का तो अभी नहीं कह सकता। अखंड भारत में मान लीजिए अफगानिस्तान इधर आता है या पाकिस्तान इधर आता है, तो वो अगर इधर आते हैं तो क्या पब्लिक भी भागी आएगी इधर, या पब्लिक के लिए कुछ और होगा? जैसे अफगानिस्तान का जो नागरिक है मोहम्मद नबी या फिर राशिद खान, अब इंडिया का हो जाएगा क्या? क्या हो क्या जाएगा, उनको एक हिस्सा बनना पड़ेगा इंडिया का ही। मैं तो कहता हूँ पूरा सोना धन लेके यहाँ चले गए, डायमंड लेके चले गए, कोहिनूर जिसको कहते हैं, वो चीज़ सब वापस आएंगी एक मजबूत पहले विश्व गुरु जब ही तो बनेगा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम विपिन किराड़ है और स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड राजू टी स्टॉल का। भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पहचान गए होंगे कि मैं पुराने भोपाल के इलाके में हूँ। हमीदिया रोड का ये इलाका है। रात का वक्त था, यहाँ से गुज़र रहे थे और भोपाल से आगे भी बढ़ना है, तो मुझे लगा क्यों ना जब इस इलाके की ये सबसे मशहूर दुकान है चाय की, तो यहाँ पे क्यों ना एक वीडियो शूट किया जाए। इलाके के लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात होगी। सबसे पहले मैं कहूँगा संभल कर आ जाइए गोविंद मेरे साथी, कि राजू टी स्टॉल के बारे में थोड़ा सा जान लें, पहले समझ लें कि क्या कहानी है यहाँ की और कैसे ये नाम पड़ा और क्यों इतनी भीड़ यहाँ पे लगती है। क्या नाम है सर? सब मेरा फ़हीम है। क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पे? नाश्ते में समोसा कचौड़ी वगैरह मिलता है और चाय मिलती है, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, बस दही वगैरह है। थोड़ी बहुत मिठाइयाँ होती हैं, जलेबी, गुजिया, रबड़ी। और क्या खासियत है आपकी दुकान पे? मैंने सुना है कि बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे आके चाय पी के जा चुके हैं। कौन कौन आया है आपकी दुकान पे? सर हमारे यहाँ काफ़ी सेलिब्रिटी आए हैं, काफ़ी एक्टर आए हैं, जिनकी भी शूटिंग भोपाल में होती है वो लोग आते हैं। कुछ ख़ास तौर से वैसे घूमने के लिए अगर आते हैं तो यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं। कौन कौन से आप नाम लेकर बता पाए? सर फिल्म स्टारों में तो लगभग काफ़ी आ चुके। अजय देवगन आ चुके, सैफ अली खान आ चुके, अरशद वारसी आ चुके और अतिया शेट्टी वगैरह डायरेक्टर, सारे काफ़ी एक्टर आ चुके हैं यहाँ पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ चुके हैं जी। और पॉलिटिक्स में तो जो आते रहते हैं काफ़ी जी। कौन कौन आया है वैसे? राहुल गांधी जी आए हैं, सिंधिया जी आए हैं। राहुल गांधी आए हैं? राहुल गांधी जी आए थे और सिंधिया जी आए थे और अपने कमलनाथ जी आए हैं जी। सभी आए हैं लगभग। जीतू पटवारी जी आए हैं जी। बड़े नेता जो हैं वो आपकी दुकान पे चाय पी कर गए हैं। ये इस दुकान की खासियत है कि ये मशहूर दुकान है भोपाल इलाके की और लोग यहाँ पे शाम का वक्त है, मैं कहूँगा गोविंद से तमाम लोग जो चाय पी रहे हैं उनकी तरफ भी कैमरा करके दिखाइए कि इलाके के लोग शाम का जब वक्त होता है तो यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ यहाँ पे आते हैं, चाय पीते हैं और फिर अपने दिन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे लोगों से बात करूँगा, मैं समझना चाहूँगा आप लोकल हैं भोपाल के? जी। अच्छा, भोपाल लोकसभा के ही वोटर हैं आप? जी। चाय पीना है? डेली पीते हैं। डेली यहीं की चाय पीते हैं? डेली, रात में डेली। रात में डेली पी के जाना है। क्या खासियत क्या है इनकी चाय में? बस आप एक ही है भोपाल में सबसे शानदार चाय जो है राजू टी स्टॉल। अच्छा, आप पूरे भोपाल में उत्तर प्रदेश में गए, है जिसको लत लग जाती है उसको और कहीं की चाय में मजा लगेगी। अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ मैं, इधर जैसा मजा कहीं नहीं मिला। पूरा ऑल ओवर इंडिया में चाय पी आया हूँ। इतनी ज़बरदस्त चाय है? बहुत। कब मेरी उम्र 22 साल हो गई, 15 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ इधर। अच्छा। 8 रुपए की चाय थी जब, अब 20 रुपए की हो गई है, अभी तक पी रहा है। 8 रुपए से 20 रुपए तक आप पहुंच गए। 50 की भी हो जाएगी तब भी पियेंगे हम ना, हमारे फरीद भाई की चाय। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल कुरैशी। मोहम्मद सोहेल। कहाँ रहते हैं आप भाई? मैं बेरागढ़ में रहता हूँ, यहाँ 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 10 किलोमीटर दूर से चाय पीने यहाँ आते हैं? डेली स्पेशली आते हैं, किसी काम से आते हैं तो चाय? डेली का है। डेली का यही है कि यहीं चाय पीनी है। यहीं बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और
पान खाते हैं बबलू भाई बहुत का। बढ़िया। आपका क्या नाम है? समीर कुरैशी भाई। समीर कुरैशी। आप दोनों दोस्त हैं क्या? नहीं भाई है, भाई, चाचा कजिन के भाई। अच्छा भाई हैं। जी कजिन। अच्छा और भी आ रहा साथी। जी जी साथ सब जुड़ते जाते हैं, बैठे रहते हैं। चलिए एक चीज़ बताइए, चुनावी माहौल है, हमारी चुनावी गाड़ी आपने देख ही ली होगी, क्या लग रहा है इस बार भोपाल का माहौल? आने तो एक ही है, क्या है इसका तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कौन जीतेगा? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। जो जिसको कांग्रेस को क्या कहते हैं टिकट दिया है उसको पता ही नहीं है कौन है। आज भी पहली बार ही हमने देखा है। आलोक शर्मा जी हैं, विधानसभा का चुनाव जीता था, हार रहे थे वो 24,000 वोटों से। वो नहीं देंगे, देते तो हम वैसे कांग्रेस को वोट हैं, लेकिन आलोक शर्मा जी अच्छे हैं, उनको देंगे वोट। आलोक शर्मा को वोट देंगे, वो बेहतर उम्मीदवार लग रहे हैं आपको। उम्मीदवार वही है, वो जीत। कम से कम 4 लाख वोटों से जीत रहा है, अच्छा, कम से कम। तो जैसे पूरे देश में एक नैरेटिव है, मैं आपको बताना चाहूँ, आप भोपाल में रहते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। आप शायद मुझसे पूछेंगे तो मैं दिल्ली के बारे में आपको चीज़ें बता पाऊँ कि इस सीट पे क्या है, उस सीट पे आप यहाँ के बारे में मुझे बता सकते हैं। बट देश में जो एक नैरेटिव है वो ये है कि देश में इस बार अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, जो पीएम है उनके नाम पे वोट पड़ेगा। बट आप कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं कि आलोक शर्मा अच्छे उम्मीदवार है इसलिए हम उन्हें वोट देंगे। मोदी जी को देंगे वोट जी, मोदी जी को देंगे वोट, अच्छा, जिताएंगे मोदी। ज़्यादा पलड़ा, ज़्यादा जोर किसकी वजह से है? मोदी जी की वजह से वोट देंगे बीजेपी को या आलोक शर्मा की वजह से वोट देंगे? मोदी जी पहले मोदी जी। विकास इसकी किया वजह उन्होंने, लगता है आपको विकास? किया है। हमारे भोपाल में देखिए आप देख के आइए, वीआईपी रोड देख के आइए, न्यू भोपाल देखा है, मेट्रो आने वाली है, आई गई है वैसे तो लगभग तो बहुत अच्छा भोपाल बदल दिया हमारा। चलिए मैं अगर आपसे 20 साल हो गए मामा जी को। मामा जी तो अब है नहीं, गए वो तो। हमारे नए मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आते से ही उन्होंने काम चालू कर दिया। मोदी जी के अगर आपसे मैं दो अच्छे काम समझना पूछना चाहूँ कि दो चीज़ें जो अच्छी लगती हैं आपको, यार ये चीज़ बढ़िया की। सबसे अच्छा तो उन्होंने वो लाडली बहना योजना का करा है, उससे काफ़ी फर्क मिल रहा है गरीब लोगों को। आपके घर में किसी को मिला लाभ उस चीज़ का, लाडली बहना? मिलता है, हाँ मिलता है। और दूसरी चीज़ कोई जो अच्छी लगती है उनकी? विकास करा उन्होंने बस, और कुछ नहीं, और नहीं देखता। बाकी हमारे भोपाल में तो ऐसी कोई चीज़ ना, अमन शांति वाला शहर है। आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं पीएम को लेकर, ये कई लोगों के लिए उस तरीके से भी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये एक मैसेज दिया जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत ज़्यादा पीएम मोदी के साथ नहीं है, उसके पीछे भोपाल में है हमारे, सपोर्ट करते हैं। कल ही स्वागत किया हमने तो, हमारे यहाँ के विधायक माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी और उनके साथ आलोक शर्मा जी आए थे प्रत्याशी, उन्हीं का स्वागत किया हमने हमारे एरिया में, काफ़ी अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा किया। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, समझने की कोशिश करूँगा। सर आप भोपाल से हैं, लोकल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बैग देख के मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप ड्यूटी से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं और सीधे चाय पीने आ गए हैं। ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑफिस से आ रहे हैं और चाय पीते हुए घर जाएंगे? बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? पैरागढ़। पैरागढ़ में रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। हिमांशु। तो यहीं की चाय पीते हैं कि अक्सर ये आज पी रहे हैं? नॉर्मली मैं यहीं से निकलता हूँ तो कभी कभी पी लेता हूँ। अच्छा, कभी कभी निकलते हैं और जिस दिन मन होता है तो चाय पीते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप हिमांशु? मैं एक रिटेल कंपनी में एज एन असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आप काम कर रहे हैं, एक रिटेल कंपनी है। क्या लगता है भोपाल के अंदर विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कब से रह रहे हैं आप भोपाल में? सिंस बर्थ। सिंस बर्थ। फैमिली यहीं की है? हाँ यहीं की फैमिली। सो ऐसा है कि जो डेवलपमेंट है वो हुआ है, बट उसका जो पेस है वो स्लो है ऑफ कोर्स। जैसे मेट्रो की बात करें, कब से चल रहा है मेट्रो आएगी, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। सो जो डेवलपमेंट का पेस है वो स्लो है। काम तो हो रहा है बट बहुत धीरे धीरे हो रहा है। सो उसको पुल अप करने की ज़रूरत है, और आई गेस इस बार हो सकता है कि शायद उनको समझ में आए और वो जो पेस है वो फास्ट हो जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? अब जो चल रहा है 400 पार तो मतलब चल तो वही रहा है और एक हवा बनी हुई है, सो लग तो यही रहा है। अब देखते बाकी तो। हवा बनी हुई है या आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि 400 पार होगा? 400 पार तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनका इतना फुटप्रिंट नहीं है उन लोगों का इन साउथ और ईस्ट में भी जिस तरह से वो कर रहे हैं। सो कितना ही ले आएंगे, मतलब कर्नाटका में भी अगर वो 25 ले आते हैं, अगर अपना पुराना अगर दोहराते हैं
और मान लीजिए तमिलनाडु में जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे 5 सीट और ले आए, 2 सीट केरला से ले आए, तो भी इतना ज़्यादा फुटप्रिंट कैसे वो लेके आएंगे? 400 हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक चीज़ हो गई कि 2 जो है अनअपोज हो गए हैं आज की डेट में, इंदौर से एक अनअपोज हो गए और सूरत अनअपोज हो गए, 2 लोग हो गए, लेकिन बाकी का क्या? एंड दूसरा जो है, कई बार लोकल कैंडिडेट भी लोग देखते हैं। लाइक अगर आज आप किसी से ही पूछेंगे तो जैसे आलोक शर्मा वॉज द मेयर, सो वो फेमस है, लेकिन अपोजिशन का कौन सा कैंडिडेट फेमस है? अरुण श्रीवास्तव के बारे में क्या? या कोई नहीं जानता यहाँ पे इलाके में। नो वन नोस, मतलब हमने तो पहली बार नाम सुना। अच्छा, आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए आपको लगता है कि सरकार की कोई योजना कमी रह गई है या कुछ और बेहतर करना चाहिए, क्या आप मानते हैं? मुझे लगता है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स मतलब आप गवर्नमेंट चाह के भी उतनी नहीं निकाल सकती चाहे किसी भी गवर्नमेंट आए, बिकॉज उतना फंड ही नहीं है। सो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो प्राइवेट जॉब्स जिस स्पेस पे आनी चाहिए वो नहीं है। सो अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बढ़ रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सो मे भी हो सकता है कि प्राइवेट जॉब्स धीरे धीरे बढ़े और थोड़ा सा जो है पेस आगे आए। गवर्नमेंट किसी की भी रहे, लेकिन हर कोई चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट आएगा तभी जॉब्स क्रिएट होंगी। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो जो भी गवर्नमेंट है उसके समझ में आए कि ये जो, और ये हमको भी समझना पड़ेगा कि यू कांट रन आफ्टर गवर्नमेंट फॉर दिस, कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। प्राइवेट सेक्टर जब तक पावरफुल नहीं होगा तब तक आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है देश का जो वोटर है, आप बहुत सारी समझदारी की बातें भी कर रहे हैं कि पेस थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, युवाओं के लिए रोज़गार पर आप बात कर रहे हैं कि उसको मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ही आए। एग्जिट पोल्स पर भी आपकी नज़र है, पूरा राजनीतिक विश्लेषण भी आपने किया। देश का जो वोटर है वो क्या सोचकर वोट देगा इस बार? क्या उसके लिए सब मुद्दे होंगे, नौकरी और ये तमाम चीज़ें, या कोई और मुद्दा है? देखिए, अब हर आप एरिया में जाएंगे तो हर एरिया के अलग अलग मुद्दे हैं। लाइक अब अगर आप है ना जैसे ही विंध्यास क्रॉस करके साउथ में जाएंगे तो वहाँ मुद्दा बदल जाएगा, और जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे तो वैसे ही मुद्दा अलग होता जाएगा। कहीं राम मंदिर एक मुद्दा होगा, कहीं पे जॉब्स हो सकता है एक मुद्दा हो, कहीं पे पॉलिसीज़ हो सकता है मुद्दा हो, कहीं पे लैंग्वेज मुद्दा है, कहीं पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टक्कर चल रही है तो सेंट्रल कितने फंड्स दे रहा है वो मुद्दा है। सो मुद्दे तो बदल रहे हैं। अब ये वोटर जो है उसके इंटेलेक्ट के ऊपर है कि वो कौन सा उसको मुद्दा अपील करता है। लाइक आप अगर आज आप देखेंगे तो जब ये राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरा मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट एक ही चीज़ चल रही थी। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा वो थोड़ा पीछे चला गया और दूसरी चीज़ें आगे आ गई। लाइक जो भी चल रहा था सेंट्रल स्टेट के बीच में टक्कर वगैरह वगैरह, एंड देन फिर लैंग्वेज के आधार पे जो अस्मिता का मुद्दा जो है बीच बीच में कुछ स्टेट्स में उबलता रहता है वो आने लगा। सो मुद्दे बदलते रहेंगे और मुझे लगता है कि लोग भी उसी हिसाब से वोट देंगे। अगर मतलब ऐसा है कि इस इलेक्शन में कोई एक मुद्दा नहीं, लाइक 2019 में नेशनलिज्म एक मुद्दा था, पुलवामा हुआ था एंड उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया। 2014 में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। इस चुनाव में क्या मुद्दा है? अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं, मतलब 200 साल पुरानी कोई आइडियोलॉजी का वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। 8500 वो बोल रहे हैं कि आपके खाते में नहीं, कैसे आएगा? कितना पैसा है? आप ऐसी बातें आपको लग रहा है कि मतलब जो कांग्रेस ने वादा किया कि 1 लाख रुपए साल का 8500 रुपए महीने का, नहीं आएगा? नहीं आएगा। पिछले बार भी तो किया था जब उनसे पूछा था। राहुल गांधी हर रैली में ये बात बोल रहे हैं, कोई तो प्लानिंग की होगी ना। आप एक बात बताइए, कर्नाटका एक सरप्लस स्टेट था ना, तो उसको पानी तक नहीं दे पा रहे आज बेंगलोर में। ये हालत हो गई है, उन्हीं की गवर्नमेंट है ना। तो भाई कावेरी का जो मुद्दा है वहाँ पे भी उनकी अलायंस पार्टनर है तमिलनाडु में। सो ऐसा क्या है कि वो दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं, जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, आपके पास उसके लिए पीछे तर्क भी तो होना चाहिए। जब 2019 में किसी ने उनसे पूछा था यही न्याय वाला शिगुफा था, यही सारी चीज़ें थी, तो उनके मतलब पीछे दम्बरम जी से पूछा था आप पैसा कहाँ से लेंगे? बोले सरकार बन जाने दीजिए तब देखेंगे। सो ये क्या चीज़ मतलब आपको यही कहना है कि मुद्दा इस बार विहीन है, विपक्ष भी, और कोई मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं? ना उधर मुद्दा है ना इधर मुद्दा है, दोनों चलिए, का मुद्दा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका?
संजय नाम। संजय, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ जी, चौक में। अच्छा, चौक पे रहते हैं। भोपाल लोकसभा के वोटर हैं आप? जी। अच्छा, लोकल ही रहने वाले हैं। अरे कोई नहीं, आप लोग आराम से बैठिए। हमारा सौरभ जी इस बार भोपाल नहीं आ पाए, भोपाल अक्सर आते रहते हैं, आएंगे। मैं ज़रूर आपका मैसेज पहुंचाऊंगा उन तक कि आपको याद करे थे भोपाल के जो हमारे वोटर हैं सब। क्या लग रहा है इस बार भोपाल लोकसभा में कोई मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, जीतेगी तो बीजेपी खाली, बस आलोक शर्मा 4 लाख पार से जीतेंगे। आलोक शर्मा 4 लाख पार से जीतेंगे। बढ़िया कैंडिडेट उतारा है क्या बीजेपी ने इस बहुत बार? बढ़िया, भोपाल ही भर्रुकट उतारा बिल्कुल। पहली बार ऐसा मिला कैंडिडेट मेरे हिसाब से तो भोपाल को। लोग कह रहे हैं 35 साल में 2-3 बार ही भोपाल के लोकल को भोपाल टिकट के दिया लोग है। यो जो इस बार सांसद का मकसद बताएंगे क्या है ये। पहली बार ऐसा कुछ आया है जो आलोक शर्मा जी जो है कि लगेगा कुछ इस बार। प्रज्ञा ठाकुर को लेकर भी लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया नेता को उतार दिया जी, 19 में ये बात कही है। सीएम के नाते एक उतारा था तो थोड़ा उसके टक्कर में कुछ उतारा था, कोई हिंदुत्ववादी चीज दी थी उन्होंने कि उस बार थोड़ा चलन दिग्विजय के खिलाफ। दिग्विजय इनके खिलाफ सीएम रहे। अब वो ये तो टक्कर थी एक छोटी सी, होता ही है वो तो आजकल। इस बार आलोक जी को उतारा है। प्रज्ञा ठाकुर ने काम किया है इलाके में। आप यूथ वोटर हैं और आप लोगों की बात में दम होता है, ये चीज़ तो मैंने हमेशा देखी है। उन्होंने किया शुरू में कुछ आई, पर बाद में तो गायब रही, वो कुछ काम नहीं किया वो। अब वो काम शायद ही हमारे आलोक जी करके दिखाएंगे, कुछ रहेगा शर्मा जी के नाम। उसके अलावा तो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट है कि आलोक शर्मा जी के नाम पे वोट है? मोदी जी के नाम पे वोट है, मोदी जी पहले बाद में आलोक शर्मा है मेरे साथ। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो 400 पार वाला नारा है वो पूरा होगा? 100 बार होगा वो तो होगा, जब थाना है तो होगा। 303 का तो टारगेट था, 400 पार होगा वो तो जाएगा ही, वो तो 101%। 400 पार जाएगा। लेकिन अभी एक साथी थे वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप एक बात बताइए, 400 पार प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा, आपने कहने के लिए तो कह दिया एक नारे के लिए। पाकिस्तान भी जोड़ लगा है एक्चुअली में इंडिया में, इसलिए 400 होना संभव है। मैं आपके पास आके आपसे बात करूंगा। मुझसे बात तो क्या ये तंज था क्या कि पाकिस्तान में जोड़? एक्चुअली में बात ये है कि चुनाव अभी जो वोटिंग परसेंट मध्य प्रदेश में आया है, तो उससे ये नहीं होगा कि आपको बीजेपी को वोट करना है, वो नहीं होगा। लोग घरों से निकले, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि लोग भाई 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और लोग क्या कर रहे हैं, 7 तारीख का प्लान बना लिया है कि हम पचमढ़ी जा रहे हैं घूमने, यहाँ कर रहे हैं। जब वोटिंग होगी नहीं तो कहाँ से बीजेपी जीतेगी, कहाँ से कांग्रेस जीतेगी? ये एक चीज मुझे बताओ, आप सर्वे तो कर नहीं रहे हो, ये आपके दोस्तों का प्लान तो नहीं है किसी का पंचमढ़ी जाने का? नहीं, हम लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आपका चैनल देखते हैं, सौरभ जी को जानते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें चीज़ें पता चलती हैं क्या मध्य प्रदेश का माहौल है, देश का माहौल है और क्या वोटिंग परसेंटेज निकल के आ रहा है। आप वोट करने जाएंगे? जी निश्चित तौर पे जाऊंगा वोट करने। इसलिए आपको ये मुद्दा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये इस देश को, अगर सबसे बढ़िया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर अगर वोटिंग नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? 400 का नारा ज़रूर लगाया है, ये एनडीए भी कह रहा है, ये बीजेपी भी कह रहा है। भाई इसको पूरा करना है तो वोटिंग करने के लिए तो निकलना पड़ेगा ना। आपकी बात एक जागरूक वोटर की तरह एक बहुत आप शानदार बात कह रहे हैं, और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत बना रहे और एक अच्छा उम्मीदवार उतरे तो वोट देने तो हम सबको जाना चाहिए। यार कितनी देर लगती है? आप मैक्सिमम अगर लंबी लाइन भी है तो 1-1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा, फिर पूरा दिन तो है ही। और आपके यहाँ तो मैंने देखा इलेक्शन कमीशन के पोस्टर भी लगे हुए हैं कि गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है 3 लोगों को अगर आप वोटर अवेयर करा है। हमारे आगे कलेक्टर ने भी काफ़ी यहाँ पर चीज़ें करी हैं, सभी लोगों के धर्मों को, सभी धर्म गुरुओं को भी बुलाया है, सभी लोगों को बुलाया है लोगों को अवेयर करने के लिए। इतना बड़ा इस देश में इतना पैसा खर्च करके चुनाव कराया जाता है, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान की जनता को उठाना चाहिए। अच्छा एक चीज़, नहीं मैं सबसे बात करूँगा भाई साहब, लल्लन टॉप है आपको पता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। एक चीज़ बताइए, कितने लोगों को लगता है कि फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है इस बार? उसके अलावा क्या है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसके अलावा कौन है डिबेट में? कोई आए सामने ही नहीं है। अरे राहुल गांधी हर मंच से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव है, कौन है? पहले का पूरा एक बताओ परिचय, 4 लोग मिलके एक पार्टी को मना रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? कैसे कह सकते हैं आप राहुल गांधी बैठेंगे? नहीं, राहुल गांधी खड़गे जी क्या फिर बर्तन मांजेंगे उनके साथ? खड़गे जी क्या करेंगे आप बताइए?
राहुल गांधी हर रैली में जाके ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए हर महिला को मिलेगा साल का। कहाँ से देंगे? पहले तो दिए 70 सालों का, अब 1 लाख देंगे। अब मामा जी दे रहे थे हमारे अभी 1250 रुपए, आप 1 लाख कहाँ से दोगे? लेकिन मामा जी को हटा क्यों दिया फिर 1250? मामा जी का अब टाइम भी हो गया था, अब नए नए चेहरों को, यूथ को अब थोड़ा, अब ये साहब हमें मौका दे रहा है वहां से आके, तो वो भी मौका दे रहे हैं बीजेपी के मध्य लोग। प्रदेश में मामा जी का कोई तोड़ नहीं है, वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं और ये यूथ के लिए आज भी मध्य प्रदेश का सीएम। मोहन यादव जी सुन रहे होंगे आपकी बात। कोई दिक्कत नहीं है, दिल से कोई दिक्कत नहीं है, दिल से शिवराज है, आनी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। और मोदी जी किधर है? मोदी जी की तरह तो नहीं कहूँगा, पर हम मध्य प्रदेश में शिवराज जी को जानते हैं, शिवराज जी जैसा कोई नहीं। आप कांग्रेस के वोटर हैं क्या? मैं कांग्रेस का वोटर जरूर हूँ, पर शिवराज जी को पसंद करता हूँ। शिवराज जी को पसंद करते हैं, तभी कांग्रेस आनी बारी वोटर है कांग्रेस के पसंद। 17 साल मध्य प्रदेश में राज किया है, 17 साल मध्य प्रदेश में राज किया है और वाकई में काम किया है। 70 साल में काम हुआ है, हम मानते हैं, पर आपका नाम क्या है भाई साहब? मुझे मजा आ रहा है। जयदित्य गोयल मेरा नाम है। अच्छा, क्या बताया? जयदित्य गोयल। जयदित्य। तो जयदित्य भाई क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी तो बीकॉम कर रहा हूँ। हाँ, बीकॉम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या प्लान है आपका आगे? बिजनेस करूँगा मैं। हाँ, मेरे फादर का बिजनेस है, आगे बिजनेस करूँगा। जॉब करने का प्लान नहीं है? जॉब करने का प्लान नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीकुंज मंगल। क्या बताया? श्रीकुंज मंगल। श्रीकुंज मंगल। आप भी लोकल हैं यहाँ से? जी, भोपाल से। यही। क्या मुद्दे क्या हैं, मतलब मुद्दे इलाके के, अगर आपको लगता है कि भोपाल में ये समस्या है यार, ये ठीक होनी चाहिए? पुराने भोपाल में तो खैर बहुत सारी समस्याएं हैं, पर ये है कि आलोक भाई अगर जीतेंगे तो निश्चित तौर पे ये सभी चीज़ें समाधान हो जाएंगी। अच्छा, क्या सोच कर आप आलोक शर्मा को वोट देने का मन बना रहे हैं कि यार ये इस वजह से मुझे देना है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हिंदुत्ववादी हैं। अच्छा। और मैं भी कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तो उन्हीं को ही वोट दूंगा, और ये सीधा वोट मेरा मोदी जी को जा रहा है। और मोदी जी के आगे तो कोई है ही नहीं, वो तो सबसे आगे हैं, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता। और बीजेपी इस बार निश्चित तौर पे आएगी। अच्छा, राहुल गांधी भी राम मंदिर जाने के लिए बोल रहे हैं। बनवाने से पहले सोचना चाहिए था, ये तो पहले उनको सोचना चाहिए था, ये वाला मुद्दा खड़ा करने से पहले। जब राम मंदिर का फैसला आया तो उस पर कांग्रेस के बहुत सारे वो थे अपने, कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। जब बन गया फिर सब लोग बोल रहे हैं कि अब हमें आना है, अब हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें बुलाया नहीं। तो क्यों बुलाएं? जब आपकी सरकार थी, आपने क्या करा? ये सब नहीं करा। इतने पुराने समय से जब वो मंदिर है, इतना भव्य मंदिर था, पूरी उसकी पुष्टिकरण हुई, सब कुछ हुआ। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि ताला तो हमने खुलवाया था। खुलवाया होता तो आज फिर उनको भी निमंत्रण आता। बोल तो बहुत कुछ सकते हैं लोग, वो बोलते भी हैं, पर यही है कि जो होता है वो दिखता है, और सबको दिख रहा है मोदी जो कर रहा है। अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए, अब 2024 चल रहा है, 24 का इलेक्शन है, हिंदुत्ववादी मुद्दा ज़्यादा बड़ा है या विकास ज़्यादा बड़ा है? दोनों ही बड़े। आज आप देख रहे हैं डेली की नई नई घटनाएं आ रही हैं, रोज़ के रोज़ कोई ना कोई मतलब लड़की लव जिहाद का शिकार हो रही है, डेली के डेली, मतलब यही ये सब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, रिवर्स भी हो सकता है कि कोई करे तो, बट उसे हम क्या धर्म के चश्मे से हमें देखना चाहिए कि अगर किसी धर्म विशेष का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ करे तो वो अपोजिट भी हो सकता है, तो क्या हमें धर्म के चश्मे से देखना चाहिए, या वो एक आरोपी है, उसने बहुत गलत काम किया, उससे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन धर्म के चश्मे से ना देखते हुए? नहीं, धर्म के तो एक अलग ही है, पर क्या है, आरोपी तो वो है ही, और वो गिरफ्तार भी हो चुका है, उससे पूछताछ भी चली रही है जी। पर ये है ना कि सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? चलिए, दो ऐसी चीज़ें आप मुझे बताइए जो आपको मोदी जी की बहुत अच्छी लगती हैं। सबसे पहले तो उनने राम मंदिर बनवाया, जिसमें मैं खुद गया, 22 तारीख को भी मैं वहाँ पर था। अच्छा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप वहाँ पे थे? जी। लेकिन मोदी जी ने मना किया था कि भाई साहब मत आना 22 तारीख को। नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ, तो मैं तो गया था। अरे तो मोदी जी ने तो मना किया था। नहीं, अब पर राम मंदिर की बात है तो वो तो कुछ भी हो, मोदी जी ने मना जरूर करा था, मैंने बाहर से खड़े होकर देखा, मैं मंदिर के अंदर नहीं गया था। अच्छा। पर मैं वहाँ पर अयोध्या जरूर गया था। अच्छा जी, और वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। चलिए, और दूसरा मुद्दा आप देख ही रहे हैं, डेली के विकास। आज पहले क्या देश की स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। लोग बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं,
अपन लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, आज आप देखिए क्या स्थिति बना दी उनने कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देश डेवलप होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। मतलब पहले लोग नहीं आते थे क्या ट्रैवलिंग के लिए, या विदेशों से भारत में नहीं आते थे? बहुत कम आते थे। मैं तो मतलब मेरी अपनी फैमिलीज़ का ही बता रहा हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग जॉब करते हैं बाहर, तो बहुत सारे लोग अमेरिका में, कहीं लंदन में, कहीं बहुत सारी जगह जाते हैं। मेरे घर से भी बहुत लोग गए, पर अब वापस आ रहे हैं लोग, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। मतलब और दो चार चीज़ें क्या कहना हूँ आपको, इतनी सारी चीज़ें हैं उनने जो करी हैं, वो जितना बोलूँ राम मंदिर, विकास मतलब आप कह रहे हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। चीज़ें उसमें आप ट्रैवलिंग देखिए, उसमें आपकी इकोनॉमी देखिए, हर ही चीज़, मतलब आपको क्या क्या कहना हूँ, मतलब विदेशी पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा हो। जी जी। अच्छा, और उनके आगे तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, वो तो ख़त्म ही नहीं होगी बात। पूरी रात कट पूरी जाए। रात मोदी जी का तो कोई तोड़ नहीं है, और ना आ पाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगा। और इस बार भी मोदी आएगा और हर बार मोदी आएगा, उसके आगे अब कोई नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद कोई और नेता नहीं आएगा, कोई भी नहीं। चलिए, राहुल गांधी की कोई एक चीज़ अच्छी लगती है आपको? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता? कुछ भी नहीं। जैसे अभी कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब 4000 किलोमीटर पूरे देश में घूमे हैं वो, तो उसका मतलब क्या निकला, आप बताइए। उसका मतलब ये निकला, वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में घूम कर उन्होंने समस्या बताई। आज की तारीख में आप नेता बताइए कोई जो पूरे देश में घूम सके पैदल। तो इसका समाधान क्या निकला? आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आपको फिर यहाँ से वहाँ जाना चाहिए था, नेपाल जाना चाहिए था, उधर पाकिस्तान जाना चाहिए था। अगर आप भारत जोड़ रहे हो, अखंड जो भारत है, जिसके टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश जाना चाहिए था आपको, श्रीलंका जाना चाहिए था, आप वहाँ पर नहीं गए, आप भारत में इधर इधर घूम रहे हो। ये तो जुड़ा ही हुआ है पहले से। श्रीलंका इंडिया का हिस्सा था क्या पहले? बिल्कुल था, ये पूरा अखंड भारत का था। अखंड भारत है। अखंड भारत वैसे कहाँ तक था, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। पूरा तो मुझे भी नहीं पता, बट जो अपनी जो बाउंड्रीज हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी अपनी पूरा अखंड भारत में आता है, और ये भी होगा अभी बाद में। अच्छा। निश्चित तौर पर होगा। तो जैसे पीओके वाले बयान आते हैं तो ये सब पूरा इधर इंडिया में आ जाएगा? जी जी बिल्कुल आएगा। आप देख लीजिए आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, थोड़े टाइम बाद वो भी इधर आ जाएगा। भाई साहब समस्या नहीं हो जाएगी? कुछ समस्या नहीं होगी भाई साहब, कुछ समस्या नहीं होगी। मोदी है तो सबका हल है। जैसे अफगानिस्तान भी इधर आ गया, पाकिस्तान भी इधर आ गया, सब आएगा। श्रीलंका भी आएगा, नेपाल भी आएगा, सब आएंगे। चाइना, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चीन भी आ जाएगा क्या? नहीं, चीन का तो अभी नहीं कह सकता। अच्छा। पर जो अखंड भारत था पहले, वो पुनः आएगा, उसका होगा। चीन भी तो थोड़ा बहुत हिस्सा उसने इधर का मार लिया है ना। अब अभी तो उसका नहीं कह सकता मैं। जो पहले जो अखंड भारत जो हो चुका है, वो पूरा निश्चित तौर पर होगा, वो आ जाएगा। तो बिना वीज़ा के पाकिस्तान जाएंगे? बिल्कुल। और कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जहाँ मतलब क्या शुरुआत पहले पाकिस्तान से करेंगे, फिर थोड़ा आगे भी बिना वीज़ा के। अखंड भारत वाला भी कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की मेरे लिए तो, क्योंकि मैं अभी तक भी ये समझ नहीं पा रहा कि अखंड भारत का हिस्सा है कितनी बेल्ट में। मैं आपसे अगर पूछना या समझना चाहूँ तो मतलब उसकी क्या है, मतलब रेंज तो बहुत। इसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है क्या अभी? ऐसा है कुछ, आपको लगता है कि सरकार कुछ तो सोच रही है? सोच रही है, बिल्कुल सोच रही है। इसका मतलब ये है कि अब वो पहले अभी अपने देश के अंदर की समस्याएं समाधान कर रही है। उसके बाद जो मतलब जो खंडित हो चुके हैं देश, तो उनको वापस से अखंड भारत में जोड़कर वो पुनः उसको पूरा एक भारत बनाएंगे। खंडित मतलब जैसे जो हमारे टुकड़े हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया है, श्रीलंका अलग हो गया है, तो जिन शहरों के टुकड़े हो गए हैं, वो वापस से एक पुनः अखंड भारत बनाएंगे। 1947 में बंटवारा नहीं होना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर उस समय बीजेपी सरकार होती तो ये चीज़ नहीं हो पाती। अच्छा जी। लेकिन आरएसएस था वैसे उस वक्त। आरएसएस में मैं भी हूँ। हाँ, अच्छा, आप संघ से जुड़े हुए? जी, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका स्वयंसेवक हूँ। अच्छा, किस पद पे हैं? इधर मेरे पास नगर का दायित्व है, महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख। अच्छा, तो क्या किया आपने? प्रथम वर्ष किया है, क्या प्राथमिक किया है? प्राथमिक करा है मैंने। प्राथमिक किया है जी। और मतलब मैं उसमें अखंड भारत का मैंने वो भी करा था अभियान यहाँ पर मेरे पुराने भोपाल में। अच्छा जी। तो उस अभियान में क्या किया आपने? इलाके में क्या समझाया लोगों को? यही समझाया मैंने कि क्या बोलते हैं, ये अखंड भारत है, अपन को इसको वापस से करना है। सबको हम लोगों ने पोस्टर बांटे, फोटो वगैरह खिंचवाई थी जी, पूरी मीटिंग्स वगैरह हुई थी हमारी, चल रहा है काम। लेकिन मतलब मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, ठीक है? तो श्रीकुंज, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे जो ये था अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था, आपने घर घर गए, आपने प्रचार किया संघ के लिए, तो इसमें लोग अखंड भारत में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं? क्योंकि वो तो सरकार ही करेगी अगर कुछ करेगी तो।
ऐसा नहीं है, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार सिर्फ फैसले ले सकती है, आपको उसको सहमति देना है, आपको उसको सपोर्ट करना है। अब जैसे राम मंदिर सरकार ने ज़रूर फैसला लिया पर बनवाया पूरे हिंदुओं ने, पूरा चंदा हुआ। मैं भी आरएसएस में हूँ, मैंने आपको जैसा कि बताया, राम मंदिर का पूरा कलेक्शन हुआ, मैं उसमें भी गया था। तो हर मतलब छोटे ठेले वाले तक ने, पान वाले, गुमटी वाले तक ने 5-5 हज़ार रुपये दिए राम मंदिर के लिए। और आज वो ऐसा भव्य मंदिर खड़ा हो गया इन्हीं पैसों से। ये आज एक पैसे की मतलब वो है, मतलब एक इंसान का वो है, योगदान है। लेकिन अखंड भारत में ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप और मैं 10-10 रुपए का योगदान देते हैं अपनी जेब से, स्वेच्छा है, जो भी कोई व्यक्ति कितना भी दान देना चाहे वो अपने मन से दे सकता है ना, धार्मिक कार्य के लिए। लेकिन मान लीजिए आप और मैं 10-10 रुपये अखंड भारत के लिए देते हैं, तो वो किस तरीके से काम आएगा? मतलब आम नागरिक क्या कर सकता है अखंड भारत में? मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही योगदान करें, बहुत सारे तरीके के योगदान होते हैं, जैसे तन मन धन सब होते हैं। तो आप जो दे पाएँ वो आपके ऊपर है। मतलब जैसे अब उस टाइम पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, अब जैसे पाकिस्तान, क्या युद्ध हो सकता है? क्या युद्ध भी हो सकते हैं, अब वो तो मतलब किसी ने देखा नहीं है कल क्या होने वाला है। बाकी जो भी होगा, मैं तो देश के लिए हमेशा खड़ा हूँ। मतलब अगर अफगानिस्तान को भारत में मिलाना होगा या श्रीलंका को इंडिया में मिलाना होगा तो आप तैयार हैं एकदम? बिल्कुल, एकदम मोर्चे पर डटे हुए। मैं तो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मोदी जी ने एक चीज़ मैं अगर आपसे समझना कहना चाहूँ, मुझे शायद ऐसा कोई बयान याद नहीं आ पा रहा पीएम साहब का जब जिसमें उन्होंने ऐसा जिक्र किया हो कि भाई साहब हम अखंड भारत कर देंगे। नहीं, उनने नहीं करा, ये तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी। नई सदन में आप फोटो पीछे देखोगे तो अखंड भारत का ही फोटो है इसके ऊपर। अभी नई सदन आप देखोगे तो उसका ना पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड बनाया है, थोड़ा विवाद भी हुआ विदेशों में, तो अखंड भारत का ही फोटो एक बनाया गया है उसके ऊपर। उससे आपको देख के लगता है कि आगे की टेक्निक उनकी कहाँ तक जा सकती है। बीजेपी का एक प्लस पॉइंट दिया उन्होंने, एक छोटा क्या टेक्निक है जिसके बूते आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि चीज़ तो पहले एक अखंड भारत, जिस केक को काटा गया वो केक हमारा ही था, उसको काटने के लिए अभी दीदी भी लगी हुई है, ममता दीदी के, वो काट के एक छोटा हिस्सा मैं भी अलग कर लूँ। खालिस्तानी कुछ चाहते हैं, छोटा हिस्सा मैं अलग कर लूँ। अच्छा, मतलब ममता बनर्जी की ये कोशिश है पूरी के जो पश्चिम बंगाल है उसको, आप वहाँ जाओगे रामनवमी के जुलूस आसानी से नहीं निकाल सकता वहाँ इंसान। पत्थर पहले से रखे रहते हैं वहाँ बिल्डिंगों पे जाओगे तो आप, यहाँ पे एक आराम से निकलती है, एक यात्रा है तो यात्रा के हिसाब से निकलती है, उसमें डीजे ही बजते हैं, ढोल भी बजते हैं। वहाँ पे तो आए दिन आप वीडियो देखोगे तो उसको पत्थर मार दिया, रामनवमी के जुलूस पे आया लंगे चला दिए, कहीं आग लगा दी, यही चलता है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आज सबके साथ रहो। मोदी जी क्या कहते हैं 140 करोड़ ने राम मंदिर के लिए जो है योगदान दिए, वो कभी नहीं कहते कि 100 करोड़ हिंदुओं ने दिए। 140 करोड़ का सबका समाधान होगा, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो कभी ये नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने पूरा किया। नहीं, मैं आपसे अखंड भारत पे ही समझना चाहता हूँ। जो आपने टेक्निक की बात की कि जो वो जो नक्शा है जो लगा हुआ है सदन के अंदर, वो इसीलिए है कि उसके लिए कोई तकनीक है। वो क्या तकनीक है? वो चीज़ तो हमारी थी, हम तो उसको लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। मोदी जी रहें जब तक वो अपना प्रोग्रेस पूरी कर ही रहे हैं। उनके पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए कि पूरी एक वो टीम बहुत बड़ी है, इस टीम को समझना मुश्किल है। इंसान तो कुछ भी कर रहा है, पर जहाँ तक का सपोर्ट रहेगा मोदी जी के साथ हैं। धर्म के पहले रखते हैं, बाद में देश को रखते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे अखंड भारत में संघ के कुछ लोग भी कहते हैं, कुछ और कार्यकर्ता भी कहते हैं कि भाई ये अखंड भारत का हिस्सा है। तो अखंड भारत में मान लीजिए अफगानिस्तान इधर आता है या पाकिस्तान इधर आता है ना, या श्रीलंका, नेपाल, जो भी जिन मुल्कों को देखा जाता है, वो अगर इधर आते हैं तो क्या पब्लिक भी भागी आएगी इधर, या पब्लिक के लिए कुछ और होगा? जैसे अफगानिस्तान का जो नागरिक है मोहम्मद नबी या फिर राशिद खान, अब इंडिया का हो जाएगा क्या हो क्या जाएगा? उनको एक हिस्सा बनना पड़ेगा इंडिया का ही, मैं तो कहता हूँ साथ रहना पड़ेगा उनको। सारे यहाँ के नियम वगैरह सब कानून जो यहाँ पर हैं और सब उनका पालन करना पड़ेगा, तो यहाँ के नागरिक बनेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे जो अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हैं, जो भी सब चीज़ें हैं यहाँ, एक चीज़ बहुत सही हो जाएगी भाई साहब। मैं मतलब मुझे बड़ी सही लग रही है सोच के, जैसे आईपीएल में राशिद खान खेलते हैं तो 4 विदेशी खिलाड़ी खेलना पड़ते हैं और राशिद खान टीम में आ गए तो फिर वो टेंशन खत्म है, फिर एक विदेशी आप दूसरे को खिला सकते हो, है ना। एक बड़ा मुल्क हो जाएगा, मतलब एक बड़ा देश हो जाएगा आपका। लेकिन यार लेकिन भाई साहब क्रिकेट की लैंग्वेज में एक समस्या भी हो जाएगी। समस्या ये हो जाएगी, पाकिस्तान के प्लेयर्स को हम खिला नहीं रहे आईपीएल में। जब हमारे हो जाएंगे वो है हमारे, पर एक अभी एक जड़ क्या है कि अलग हो गई है, एक पौधा जो है अलग हो गया, वो है इसी जैस का, अलग से थोड़ी आए थे। CA जो लाए हैं मोदी जी अभी, वहाँ के हिंदू कहाँ जाना, ज़मीन खा रही है आसमान खा रही है। 28% हिंदू, 2% बचे कहाँ गए? CA क्यों लाया गया? ये तो आप गायब कर रहे हैं। हिंदू कहाँ जा रहे हैं? हिंदू को लाने की एक तो हमारी सीमा है, वहाँ हमारे आज भी कुछ मंदिर हैं
जो तोड़ना है वहाँ पे लोग क्यों तोड़ना है भैया? जगह तो हमारी थी, पूर्वज के मंदिर आज के थोड़ी हैं, तो समझना पड़ेगा थोड़ा पब्लिक को भी। एक हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक भारत ही है, बाकी सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं अगर आपको इतनी कुछ दिक्कत है तो। बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, मतलब लेकिन हम लोग हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली तो नहीं है। नहीं अभी नहीं है, अच्छा। पर ये होगा, क्योंकि सिर्फ एकमात्र हिंदू और मतलब एक भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म अपनाए जाते हैं, सभी धर्मों को मतलब वो पूजा जाता है, सभी को एक समान बराबर पे रखा जाता है। और बाकी अगर उस चीज़ में भी किसी को दिक्कत है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए, एक मेरा आखिरी प्रश्न है आप दोनों साथियों से, जो अखंड भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो एक थ्योरी है, क्या लगता है कि कब तक इस पे काम शुरू हो जाएगा? जैसे 24 में अब अगर मोदी जी फिर से आ जाते हैं, क्या लगता है? अब अभी तो क्या है, बहुत सारे और भी काम है। जैसे अभी तो काशी बनेगा, फिर मथुरा बनेगा। अभी इस उसमें है बहुत टाइम है, नो डाउट। अभी उसमें कम से कम 31 साल और लगेंगे, 20-30 साल, पर वो होगा ज़रूर। मतलब 30 साल बाद वो काम शुरू होगा? मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इसका टाइम का, पर होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों होगा, पर होगा ज़रूर। सोने की चिड़िया को सोने की चिड़िया वापस बनाते हैं, देश को लूट खा के लोग चले गए। पूरा सोना धन लेके यहाँ चले गए, डायमंड लेके चले गए, कोहिनूर जिसको कहते हैं, वो चीज़ सब वापस आएंगी एक मजबूत। पहले विश्व गुरु जब भी तो बनेगा। इंग्लैंड भी मिला रहे हो क्या आप? अरे वो तो लेके गए ना, अपना इंग्लैंड को नहीं मिला रहा मेरे पास। अखंड भारत में इंग्लैंड नहीं आएगा नहीं क्या? नहीं नहीं आएगा। क्यों आएगा? इंग्लैंड नहीं आएगा। एशिया के देश आएंगे, अंग्रेज नहीं आएंगे। अंग्रेज को क्यों लेंगे? वो लोग का भी कुछ रहने दो, सबको अपन ही कर लेंगे तो बचेगा क्या? ये बताइए, अपन क्या किस चीज़ की कमी है इंडिया के ना? सर्दी गर्मी बारिश तीनों चीज। वासुदेव कुटुंबकम, हम तो विश्व को अपना घर मानते हैं। विश्व का कल्याण, ये हिंदू धर्म कहता है, अपन नहीं कहते। ये तो हिंदू धर्म खुद कह रहा खड़े होकर। बताइए आप। यार उनका वो जॉस बटलर मेरे को बड़ा पसंद है, इंग्लैंड वालों का। चलिए, ललन टॉप की बहुत बढ़िया बातचीत यहाँ पे हुई। भोपाल के जो युवा हैं, जागरूक युवा, उनके सबके साथ समझने की कोशिश की। राजू टी स्टॉल पे हम लोग आए थे। भोपाल, पुराने भोपाल का ये इलाका है, यहाँ पे तमाम लोगों ने बातचीत की। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। इसी तरह से हमारी टीमें अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, चाहे वो उत्तर का इलाका हो, पूरब का हो, दक्षिण में हमारी टीमें मौजूद हैं। यूपी की बात हो, बिहार की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक, केरल, तमाम इलाकों में, और मध्य प्रदेश में मैं आपका साथी विपिन मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे गोविंद हैं, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। ललन टॉप देखते रहिए, चुनावी यात्रा जारी है। शुक्रिया।